So we are going to start with the BRICS. एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ब्रिक्स का, ये जिम ओ नील का एक आइडिया था। ओल्डमैन साच में काम कर चुके हैं, इंग्लैंड के रहने वाले थे। वहाँ से उनका आइडिया आता है कि ये जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की ना, दे शुड कम टुगेदर। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो पहले कॉन्सेप्ट BRIC है, ब्रिक्स से आता है। फिर साउथ अफ्रीका उसके बाद जुड़ता है, फिर बाकी की कंट्रीज उसके बाद जुड़ती चले जाती हैं। ब्रिक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो शायद अमेरिका को डराती है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स नेशंस क्योंकि राइजिंग इकोनॉमी है और दुनिया की सब बड़ी इकोनॉमीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इनकी इकोनॉमी का साइज जो है काफ़ी ह्यूज है। अब नया एक आइडिया आया था कि ब्रिक्स करेंसी की एक अपनी करेंसी होनी चाहिए। जितनी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब की एक अपनी कॉमन करेंसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये जो कॉमन करेंसी अगर आ जाती है तो वो अमेरिकन डॉलर को चैलेंज करेगी और अमेरिका कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दुनिया में यूरो के बाद कोई भी नई करेंसी है जिसका ओरिजिन हो जाए। इस करके अमेरिका की तरफ से थ्रेट है ब्रिक्स कंट्रीज को कि अगर तुम लोगों ने अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस की तो तुम सबके ऊपर 10% टैरिफ, 20% टैरिफ, जो भी बेवकूफ वो ट्रंप जो है, जो भी हमें थ्रेट कर रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज को धमकियां दे रहा है। कई सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि ऑब्वियसली ब्रिक्स जो है अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है और अमेरिका इस टाइम पे वर्ल्ड का हेजेमन है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक जब हम लोग इसको यूनिपोलर वर्ल्ड या बाइपोलर वर्ल्ड में डिवाइड करते हैं कि जब अमेरिका अकेला था, फिर उसके बाद रशिया आता है, तो फिर रशिया आ जाने के बाद फिर वो यूनिपोलर वर्ल्ड जो है बाइपोलर हो जाता है। अब इस यूनिपोलैरिटी और बाइपोलैरिटी के स्ट्रगल के बीच में रशिया के डिक्लाइन के बाद बहुत सारे पोल डेवलप हो जाते हैं, तो दुनिया मल्टीपोलर हो जाती है। उसमें चाइना का राइज, उसमें इंडिया का राइज, उसमें बाकी की और इकोनॉमीज का राइज, उसमें यूरोप का अपना राइज, जिसमें यूरोप अपनी करेंसी यूरो लेके आता है। अब नाउ द पॉइंट इज, यूरो के राइज के साथ साथ यूरोप को बेनिफिट हुआ, यूरोप को एडवांटेज मिली, यूरोप को थोड़ा एक एज था, उसको एज है अभी भी। पर अमेरिका डॉलर की हेजेमनी को बना के रखना चाहता है क्योंकि अगर इन कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, हो सकता है ये अपनी ही करेंसी में ट्रांजैक्शन शुरू कर दे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में बाकी की करेंसीज तो चलती हैं। अगर ब्रिक्स की करेंसी चलनी शुरू हो गई तो अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी। तो इस करके बाइडेन गवर्नमेंट के अंदर इंडिया के बॉर्डर के पास यहां पर अमेरिका ने इसको डिस्टर्ब करा दिया, बांग्लादेश को। और कोशिश ये थी कि अब क्योंकि बांग्लादेश डिस्टर्ब है तो चांसेस ये थे कि चाइना बांग्लादेश की सपोर्ट करेगा। और जब चाइना बांग्लादेश की सपोर्ट करेगा, इंडिया के लिए ये डेटरेंस होगा और इंडिया भाग के अमेरिका के ग्रुप में चला जाएगा या फिर अमेरिका को सपोर्ट करेगा। बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। इंडिया ने रिटेलिएट किया कि तुमने ठीक नहीं किया। पता तो हमें है कि अमेरिका का किया हुआ था और शेख हसीना भी यहाँ पर कह चुकी हैं ये सब कुछ अमेरिका की शरारत थी, क्योंकि अमेरिका मेरे से एक आइलैंड मांग रहा था, मैंने दिया नहीं, उसकी वजह से सब कुछ हुआ। अब ब्रिक्स कंट्रीज की इकोनॉमी के राइज और रिसेंटली उसका जो कॉन्फ्रेंस है ब्राजील के अंदर होना और फिर उसके बाद अमेरिका का थ्रेट करना और इनका नई करेंसी के इंट्रोडक्शन को लेके अपना आइडियाज देने, प्लस इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जो अपने आप में बड़ी वियर्ड हैं। और वो वियर्ड ये हैं कि यहाँ पर ये मेरे दुश्मन मेरे भाई का कॉन्सेप्ट है। एक तरफ तो चाइना हमारा एनिमी है और आगे की चल के हम न्यूज़ में डिस्कस करेंगे, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ चल रहा था तो चाइना ओपनली सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान की। तो इसका मतलब जो हमारे एनिमी की सपोर्ट कर रहा है हम उसके दोस्त नहीं हो सकते। दूसरा एस्पेक्ट ये एक पैराडॉक्स है कि हम लोग चाइना के साथ दोस्त भी हैं और चाइना के साथ हम ट्रेड भी कर रहे हैं और चाइना हमारा एनिमी भी है। तो ट्रेड तो दोस्तों के साथ होता है ना, फ्रेंड्स के साथ। चाइनीज ट्रेड का एक ड्रॉबैक ये है कि चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि ट्रेड बैलेंस चाइना की फेवर में है। हम चाइना से इंपोर्ट ज्यादा कराते हैं, उसको सामान कम बेचते हैं। इसके कंपैरेटिवली इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट हमारा कंपैरेटिवली कम है। तो जिसको सामान बेचते हैं वो दोस्त होता है ना, जिससे सामान खरीदते हैं वो जरूरी नहीं है कि दोस्त हो।
तो चाइना के साथ जो हमारी कंडीशन है वो मेरे दुश्मन मेरे भाई वाली है। एक तरफ उससे लड़ भी रहे हैं, एक तरफ उससे ट्रेड भी कर रहे हैं। और कल या परसों की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया चाइनीज इंपोर्ट्स को कंटिन्यूअसली कम करता जा रहा है। हमने डिस्कस किया था खिलौना मार्केट के अंदर, स्पोर्ट्स टॉयज मार्केट के अंदर हम लोग चाइनीज इंपोर्ट को ग्रेजुअली कम करते जा रहे हैं। उसमें 50% तक का हम लोगों ने डिक्लाइन उसमें अंदर रजिस्टर हुआ है। इंडिया अपनी इंडिजीनियस जो इंडस्ट्री है उसको फोकस कर रहा है। नहीं तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की टाइम के अंदर वो गवर्नमेंट बड़ी अच्छी गवर्नमेंट थी, बट उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि चाइनीज इंपोर्ट बहुत ह्यूज हो गया था। हमारे शहर में रहने वाले जो चप्पल बनाने वाले जो लोग हैं ओल्ड सिटी के अंदर, तो वो जो चप्पल बनाने वाले लोग थे वो चाइना जाना शुरू हो गए थे कि चाइना से चप्पल जैसी जो लेडी चप्पल जैसी बहुत बेसिक चीज होती है वो खुद बनाया करते थे, चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि सस्ती पड़ रही थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आया कि जो चीज़ इंडिया में इंपोर्ट हो, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकती है उसका इंपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर इंपोर्ट करेंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी करेगी। गवर्नमेंट ने कस्टम को लेकर हाथ टाइट किए तो चाइना में उसी चीज़ को फर्क पड़ा। पर एक तरफ तो हम ग्रुप में हैं और ग्रुप में बायलैटरल ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद चाइना को आप रिलाय नहीं कर सकते, रिलाय तो हम अमेरिका को भी नहीं कर सकते। यूएसए ये दुनिया का सबसे कम या दुनिया का सबसे अनरिलायबल फ्रेंड है। इसके कि ना अमेरिका से दोस्ती ना चाइना से दोस्ती, तो फिर अल्टीमेटली दोस्ती किससे? दोस्ती ट्रेड से है, व्यापार से। जो हमें देगा वो फोकस करेंगे। अगली स्लाइड में आप लोग देखना कि चाइना को लेके हम लोग अब ब्लैकमेलिंग की स्टेज पर आएंगे कि अगर तुम्हें इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो तुम्हें ये भी मना करना पड़ेगा। और चाइना कभी भी इंडिया जैसी ह्यूज मार्केट को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो चाइना जैसी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट चाइना बनाता है उसकी इंडिया में डिमांड है, और चाइना उन्हीं प्रोडक्ट को बनाता है जो कंपैरेटिवली सस्ते हैं और उसकी मार्केट में उसका रॉ मटेरियल है। चाइनीज इंडियन के टेस्ट को समझते हैं। अमेरिकन प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि अमेरिका चाइना से मंगाए, अमेरिका के लिए पूरी मार्केट खुली पड़ी, पूरी दुनिया खुली है। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि ये ब्रिक्स आगे चल के इसकी एग्जिस्टेंस कैसी होगी। या तो ये सभी लोग एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे व्यापार के लिए, ना बीवी ना बच्चा, ना माँ बड़ा बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा रुपया। तो रुपए के चक्कर में यानी करेंसी के चक्कर में, ग्रोथ के बिजनेस के चक्कर में सभी लोग इकट्ठा होंगे। ये तो एक एस्पेक्ट इनके लिए होगा। अगर ये अपनी करेंसी कॉमन लेके आते हैं तो मतलब ये कि इस केस में ये सभी लोग अमेरिका के दुश्मन हो जाएंगे। पर अमेरिका जब पैसे फेंकेगा, इनमें से कौन सी कंट्री है जो टिक जाएगी ब्रिक्स के अंदर? अमेरिका के साथ इंडिया अगर डील करता है कि तेरे साथ फ्री ट्रेड डील मेरी, इंडिया मना करेगा? कभी नहीं। इन सब में से किसी को वार्निंग दे दे कि अगर तुमने करेंसी बनाई तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, इनमें से कोई टिकेगा इस ग्रुप में? नहीं, सब वल्नरेबल हैं। सबको अपने अपने बच्चे पालने हैं। जब सबको अपने बच्चे पालने हैं तो अमेरिका अंकल अंकल हो जाएंगे। पर अगर अमेरिका ने आंखें दिखाई तो हो सकता है ये ग्रुप स्ट्रांग होगा। तो अगर ये ग्रुप स्ट्रांग हुआ तब ये मेरे दुश्मन मेरे भाई, इसकी डेफिनेशन में चेंज आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन कहां तक जाते हैं, हम दुश्मनी निभाएंगे कि दोस्ती निभाएंगे। अगर पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी को इंडिया कैश करा लेता है और अगर पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते हैं तो चाइना के पास सिवाय इंडियन ग्रुप को ज्वाइन करने के या इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड को डेवलप करने के लिए अलावा और कोई चांस नहीं है। फिर जैसे अमेरिका टैरिफ खेल रहा है, हम भी चाइना के साथ टैरिफ खेल सकते हैं। पर अभी हमारी मजबूरी चाइना है, क्योंकि चाइना से जो माइक्रोचिप्स आ रही हैं, जो चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स आ रहे हैं, वो भी आने बंद हो जाएंगे। अगर वो बंद हुए तो हमारी कार में लगने वाली जो चिप्स हैं उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट इफेक्ट होएगा। तो अभी इंडिया शायद इतना प्रिपेयर नहीं है, और चाइना वो भी बच्चे थोड़ी हैं, पता तो उनको भी है। इस करके इंडिया अपनी इंडिजीनियस इंडस्ट्री, मोबाइल फोन और लैपटॉप, इन सब के ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को स्ट्रांग कर रहा है। क्योंकि अभी तक तो लाइट का मतलब चाइनीज लाइट ही मानी जाती थी ना। तो ग्रेजुअली सब चेंजेस आएंगे, बट इन चेंजेस में हमें अपने पोटेंशियल को पहचानना होगा। और जब तक इंडिया आगे नहीं आएगा, अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानेगा, अमेरिकन प्रेशर नहीं लेगा, चाइना को बैलेंस करेगा, तब तक हम आगे नहीं आ सकते। इस करके हमें इन सबको बैलेंस करना है। ब्रिक्स और अमेरिका के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है, क्योंकि इसमें रशिया भी है, ब्राजील के साथ हमारा ट्रेड है और रिसेंटली डेवलप हो रहा है और इंक्रीज होगा। अभी मोदी साहब ब्राजील में घूम रहे हैं, ऑब्वियसली ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारी जैसी कंट्री है, रिक्वायरमेंट उनकी हमारे जैसी ही है, हमारे जैसी इकोनॉमी का साइज है उनका, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन कम है, बट अल्टीमेटली इकोनॉमी एक जैसी है।
लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है, ब्रिक्स का फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता है, ये एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। पर अगर अमेरिकन रिएक्शन स्ट्रांग आता है तो ब्रिक्स कंट्रीज आपस में क्लोज आएंगी। डिपेंड करता है, स्ट्रांग सारे ग्रुप के अगेंस्ट आता है, अमेरिका ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, पूरे के पूरे ग्रुप को टारगेट नहीं करेगा, इनमें से किसी एक कंट्री को टारगेट करेगा। इसका टेरिफ बढ़ा दिया, रशिया से तो कोई मतलब ही नहीं है अमेरिका का, चाइना से भी कोई खास मतलब नहीं है, तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये तीन ही बचे। देखो अमेरिका जो फेंकता है हम उस पे ऊपर नाचते हैं या अमेरिका को नचाते हैं, ये टाइम बताएगा। फिलहाल ब्रिक्स हमारी नीड भी है और ब्रिक्स हमारी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल भी है। Prime Minister Modi addressed BRICS plenary session in Brazil, focusing on multilateralism, economic and financial issues, artificial intelligence. मेजर टेकअवेज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस। जब भी यूपीएससी मेंस में आपको आंसर लिखने हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, बार बार उन आंसर के अंदर यही लिखना है कि आपको इंडिया को अपने पोटेंशियल को पहचानना होगा। जब इंडिया अपना पोटेंशियल पहचानेगा, अमेरिका को हम लोग हमेशा इग्नोर करेंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, कोई किसी का सगा नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है ये सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए इंडिया की तरफ आते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त रशिया ही है, चाहे वो इजराइल है। इजराइल को रिकॉग्निशन चाहिए, इजराइल को स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की पार्टनरशिप चाहिए, डेमोक्रेसी की सपोर्ट चाहिए वेस्ट के अलावा। और उसमें आप लोगों ने यूरोपियन नेचर को देखा होगा, यूरोपियंस आज कुछ और होते हैं, कल कुछ और होते हैं, कभी वो इजराइल की सपोर्ट करते हैं, कभी इजराइल के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। बट हमारे इंटरेस्ट किसमें है? इजराइल की सपोर्ट करके अगर हमारे इंटरेस्ट है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इजराइल की सपोर्ट करके अगर हम इस एरिया को बैलेंस करते हैं, वहां के पोर्ट्स को हम यूज करते हैं, तो इजराइल ठीक है, दोस्ती है इजराइल के साथ। पर इंटरनेशनल रिलेशन में बार बार याद रखना बेटा, कोई किसी का सगा नहीं होता, ना ही रिलेशन परमानेंट होते हैं। 10 साल 20 साल पहले, आज से हम लोग 2000 की हिस्ट्री में चले जाएं, उससे पहले की हिस्ट्री में चले जाएं, अमेरिका और हम दोनों अलग अलग ग्रुप में थे। और अमेरिका पाकिस्तान की ओपन सपोर्ट करता था। अब हालात बदल गए, कल हालात यही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्रिक्स स्ट्रांग होगा या ब्रिक्स टूटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें और कितने मेंबर आएंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, और वो कौन आएंगे, कितने आएंगे। हम फाउंडर मेंबर्स हैं इसमें से, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। अब फाउंडर मेंबर्स का बिहेव क्या होगा, वो अमेरिका के आगे झुकते हैं या अमेरिका के आगे नाचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस्ड, उसके बाद मेजर टेकअवेज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब क्या कह रहे हैं। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है, मोदी एम्फसाइज दैट मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लैक अ फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग नेशंस। अपना तो भाई एक ही मुद्दा है, फेयर रिप्रेजेंटेशन। अब फेयर रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन जो है हम लोग क्लासरूम में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? ये है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन को ब्लैकमेल करने पे आ गया कि मैं यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप छोड़ रहा हूं, ध्यान रखना हमें अपने पोटेंशियल को पहचानना है। यूनाइटेड नेशन भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि इंडिया उनकी मेंबरशिप छोड़े। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन को जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की खुद की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क्ड हो जाएगी। तो इंडिया ब्लैकमेल करने की कंडीशन में है आज, इसी करके हम लोग इन स्टेजेस को, जो एंटी अमेरिकन स्टेजेस हैं, वी आर यूजिंग ऑल दी स्टेजेस। तो इसके जो इंटरनेशनल रिलेशंस की ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रिक्स, ऑब्वियसली अपने आप को मजबूत करना है या मजबूत दिखाना है, तो हमें ब्रिक्स को बार बार कहना पड़ेगा ब्रिक्स स्ट्रांग हो रहा है, ब्रिक्स, क्योंकि अमेरिका इसी से तो डर रहा है कि कल को अगर ब्रिक्स का राइज होता, हमें इसको काउंटर बैलेंस करना। ध्यान रखना, हम ऐसी कंट्री हैं जो दिमाग से चलते हैं, तो पाकिस्तानी हमसे चिढ़ते हैं कि इंडिया अजीब कंट्री है दुनिया में, इसकी यूएसए से भी बनती है, इसकी रशिया से भी बनती है। इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है और क्वाड का भी मेंबर है। ये अरेबियन कंट्रीज के साथ भी इसके रिलेशंस हैं और इजराइल के साथ भी हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब समझ रहे हैं कि इन सब के अंदर एक परफेक्ट बैलेंस कैसे रखा जाता है, ये इंडिया से बेटर कोई नहीं समझ सकता। और इन सब में हम इसी करके इन सब के साथ हैं, क्योंकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं। और नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है अपने बच्चों को पालना, और 150 करोड़ की पॉपुलेशन को पालने के लिए वी नीड रिसोर्सेस।
वी नीड हेल्थ केयर, वी नीड स्कूलिंग, वी नीड बेटर एजुकेशन पॉलिसी, वी नीड स्पोर्ट्स पॉलिसी, जिसे हम लोगों ने पिछले दिनों में डिस्कस किया। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, आप लोग लगातार बेटा पिछले 10 दिनों से लगातार देख रहे हैं, हम लोग वो सब न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जो रीसेंट रिपोर्ट्स में आ रही हैं। आज की न्यूज़, इसके बाद हेल्थ सेक्टर की न्यूज़ भी इसी से जुड़ी है, वहां पर भी इंडिया की डेवलपमेंट है। तो इन ऑल द सेक्टर्स इंडिया इज इंप्रूविंग, इंडिया इज डूइंग वेरी गुड, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया इज रियली डूइंग वेरी गुड। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो टैक्सेशन सिस्टम का, गवर्नमेंट का, नई गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट की विलनेस का, और अपने पोटेंशियल को पहचानने का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट डेज में आप लोगों ने, मैंने अभी तक अपने, जितनी मेरी उम्र है, मैंने जयशंकर प्रसाद से इंटेलिजेंट अभी तक फॉरेन मिनिस्टर नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है। वो बोल्ड भी हैं, और बाकी सब चीज़ों पर ध्यान रखना कि ये जो बोल्डनेस आती है, ये जेब में पैसों से आती है। तो हमारी जेब में पैसे हैं, इस करके हमारी पॉलिसीज में भी बोल्डनेस है, इस करके हमारे नेताओं की एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज में भी बोल्डनेस आपको देखने को मिलेगी। दैट इज वेरी गुड साइन, इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है ये। चलो ब्रिक्स के ऊपर वापस आते हैं बेटा। इंडियाज 4 की प्रपोजल्स हैं, क्या इसके अंदर? स्ट्रेंथनिंग ब्रिक्स वो हो गया, क्रेडिबल सिस्टम है, स्ट्रेस ऑन द डिमांड लेड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग विद द स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल। ये इंपॉर्टेंट, कुल मिला के पैसे के ऊपर बात खत्म होती है आगे। साइंस एंड कोलैबोरेशन, अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट आने वाले दिनों के अंदर इंडिया की रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी है। और अगर हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होते हैं, जितने भी हम डील आजकल कर रहे हैं सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो अगर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन होता है तो इसमें चीजने के लिए पॉजिटिव चीजें होंगी। सजेस्टेड ब्रिक्स रिसर्च रिपोजिटरी बेनिफिट फॉर द ग्लोबल साउथ। अब फिर वही पॉइंट जो मैंने कल परसों से डिस्कस करें, व्हाट इज ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ मतलब इक्वेटर के नीचे की कंट्रीज। इंडिया इक्वेटर के नीचे में नहीं आता, बट इंडिया अपने आप को उनसे लिंक करता है, उन कंट्रीज जो डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग है। उसमें पूरा अफ्रीका आता है, साउथ अफ्रीका आता है, और उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया जैसी ये कंट्रीज आ जाती है, कुल मिला के साउथ अमेरिका और अफ्रीका पूरा। तो इंडिया, हम अपने आप को उसी ग्रुप में रख रहे हैं, ग्लोबल साउथ वाले ग्रुप में, जो डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग है, ग्रुप उसी में रख रहे हैं। हम गरीब देशों के साथ अपने आप को जोड़ के देख रहे हैं। तो गरीब गरीब भाई भाई होते हैं, दो अमीरों की आपस में नहीं बनती। उसका बिग बॉस एग्जांपल है। जब आप देखोगे उसमें सब लोग आते हैं, ईगो वाले आते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। गरीबों को, 4 रिक्शे वालों को इकट्ठे करके रखो, कभी आपस में झगड़ेंगे नहीं। सो इंडिया अपने आप को जिन चीजों से लिंक कर रहा है वो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका। उसके बाद सिक्योर सप्लाई चेन्स, फोकस्ड ऑन मेकिंग क्रिटिकल सप्लाई चेन्स स्पेशली फॉर मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी मोर रेजिलिएंट। हमने रिसेंट डेज में हम लोगों ने जितनी करंट अफेयर की क्लासेस की, सब में यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हमें मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं, और रेयर अर्थ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट इंडिया को बहुत ज्यादा है। इसी करके मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में, इंडिया इसी करके अफ्रीका विजिट कर रहा है, इंडिया इसी करके साउथ अमेरिका पहुंच रहा है। अर्जेंटीना क्यों गए? रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। तो मिनरल्स हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर भी इन स्टेजेस से यही है। पर ध्यान रखना, हम अकेले नहीं है जिसको रिक्वायर्ड है, वो चाइना को भी रिक्वायर्ड है, वो अमेरिका को भी रिक्वायर्ड है, यूरोप को भी रिक्वायर्ड है, वो क्वाड के सभी नेशंस को भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, अबाउट ब्रिक्स मेंबर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, वो तो हो गया। पर फुल मेंबर्स, न्यू फुल मेंबर्स कौन है? इजिप्ट आया इसके अंदर, इथोपिया आया, ईरान आया, इंडोनेशिया आया, सऊदी अरेबिया आया, यूएई आया। अब इन कंट्रीज में यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ईरान, इजिप्ट, इन सब कंट्रीज का तो इंडिया के रिलेशन जो है वो बहुत बैलेंस्ड हैं। पर इन कंट्रीज का जो एटीट्यूड है वो कभी कभी एंटी अमेरिकन भी होता है, कभी कभी प्रो अमेरिकन भी होता है। इस करके अगर ये इस ग्रुप में आ रहे हैं, इसका मतलब ये सभी लोग अमेरिका को चिढ़ाने के लिए आ रहे हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका के लिए प्रेशर का काम करे, और अमेरिका इसी करके थ्रेट कर रहा है कि अगर ब्रिक्स बड़ा हुआ, उसमें 20, 25, 50 कंट्री आ गए, तो शायद अमेरिका को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर अमेरिका के पैरेलल एक और इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। उसमें अमेरिका के डॉलर की वैल्यू गिरेगी, और अमेरिका की हेजेमनी शैटर्ड हो जाएगी, अमेरिकन हेजेमनी कोलैप्स हो जाएगी। नेक्स्ट, सो कॉन्सेप्ट ओनील का है, एंड 2006 ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इन 2010। एनुअल समिट्स सिंस 2009। फोकस एरिया क्या होता है? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, एनडीबीज, मल्टीलेटरल बैंक सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स बाय लोन, इक्विटी एंड गारंटी। सबकी जरूरत पैसा है, तो लोन्स भी हैं, इक्विटी और गारंटीज भी हैं। Why BRICS matter more now? Strategic autonomy for India, non-Western platform allowing Indian global influence without block alignment। तो हम उसके फाउंडर मेंबर हैं ब्रिक्स के, तो इसका मतलब हमारा इन्फ्लुएंस है ब्रिक्स के ऊपर, हमारी पॉलिसीज हमारी सुनी जाती है। ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन है, वाइडर न्यू मेंबर्स, ब्रिक्स नाउ रिप्रेजेंट्स न्यूली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्लूडिंग मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स। अब उसमें यूएई का आना, सऊदी अरेबिया का आना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ऑयल एक्सपोर्टर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। अब अगर ऑयल एक्सपोर्टर इंपोर्ट हुए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके अंदर है, अगर ऑयल एक्सपोर्टर्स उसमें मेंबर बने हैं
इट मीन्स वो चाहेंगे कि इस करेंसी में भी ट्रेड हो, क्योंकि अभी तक पेट्रोल का ट्रेड जो है वो सिर्फ डॉलर में होता है। ये भी ये चाहेंगे कि ब्रिक्स जैसी करेंसी में भी जो है पेमेंट होनी शुरू हो जाए, एक नई करेंसी की इंट्रोडक्शन हो जाए। फिर वही पॉइंट है, अमेरिकन हेजेमनी टूटेगी और अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है अमेरिका इन कंट्रीज के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि ईरान और इराक उसके एग्जाम्पल हैं। जो कंट्री उस डॉलर सिस्टम से बाहर जाता है, पेट्रोल डॉलर इकोनॉमी के सिस्टम से बाहर जाता है, अमेरिका उसको ठोक के रख देता है। पॉसिबिलिटी है। पुश फॉर ग्लोबल रिफॉर्म्स, ग्रेटर वेट ऑन यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म एफर्ट, स्पेशली यूएनएससी। मिडिल ईस्ट फोकस है, ग्रेटर रीजनल रिप्रेजेंटेशन विद सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट एंड यूएई। काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस, एक्सपैंडिंग मेंबरशिप कैन बैलेंस चाइनाज डोमिनेंस रोल एंड सपोर्ट इंडिया लेड कोलिशन। अब अगर चाइना अपने लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया भी अपने जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको भी इसके साथ इंक्लूड कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि वो परफेक्ट बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है। फिर वही पॉइंट, मेरे दुश्मन मेरे भाई का कॉन्सेप्ट चाइना के साथ हमारा चलता रहेगा। तो की चैलेंजेस, इंटरनल टेंशन है, ऑनगोइंग इंडिया चाइना डिस्प्यूट वीकन कोहेजन, पावर इनबैलेंस है, चाइना इकोनॉमिक माइट ओवरशैडो स्मॉल मेंबर्स, लैक ऑफ कॉमन विजन है, नो शेयर्ड आइडियोलॉजी, इंटरेस्ट डाइवर्ज। हर कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट है, सब लोग मजबूरी में इस ग्रुप के मेंबर हैं। अल्टीमेटली सभी को अपने बच्चे पालने, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए आए। जिसके नेशनल इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे, इसको छोड़ के वो इसको छोड़ देगा अमेरिका के साथ जाके, जिसके इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे। और इंडिया के निकल जाने से इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस शायद उतनी नहीं रह जाएगी। इंडिया और ब्राजील निकल गए, ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, रोटेटिंग प्रेसिडेंट्स हैं, हिंडर कंटिन्यूटी है। अभी ये जो ब्रिक्स का समिट हुआ, इसमें चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं पहुंचे, इसमें रशियन प्रेसिडेंट नहीं पहुंचे। अब पुतिन का नहीं पहुंचना क्योंकि उनको इंटरनेशनल जो यूक्रेन की अगेंस्ट वॉर छेड़ी है, उस करके उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल डिक्लेयर किया। अगर ब्राजील पहुंचे तो ब्राजील को अरेस्ट करना पड़ता है, इस करके वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहां पर है। चाइना अपने रीजन से किसी वजह से वो नहीं पहुंचा, वो अपना रीजन है उसका। देन एक्सटर्नल प्रेशर है, इंडियाज वेस्टर्न टाइज, रशिया चाइना प्रॉक्सिमिटी, post Ukraine complicated unity, expansion issues, new member add diversity but reduce agility and original focus। अब ब्रिक्स के अंदर एक फैक्टर जो हमारे लिए फेवर में है और एक फैक्टर हमारे जो अगेंस्ट है। जो हमारे अगेंस्ट है वो है ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इसमें रशिया और चाइना के रिलेशंस का आपस में बेटर होना, और अगर इंडिया इस ग्रुप से निकल जाता है तो रशिया और चाइना के बीच में भाई भाई वाला प्यार हो जाएगा। इस करके इंडिया बैलेंसिंग यहां पर रॉड के तौर पे काम कर रहा है। इस करके हमें इस ग्रुप को छोड़ना नहीं, बने रहना है ताकि बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर हमने छोड़ा तो अमेरिका समझ जाएगा कि मेरी गोदी में आके बैठ गए। तो वी डोंट वांट टू गिव दैट मैसेज दैट इंडिया बिकेम मिस्ट्रेस ऑफ यूएसए। हम ये बनना नहीं, करने देना चाहते, क्योंकि हम अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी, अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखेंगे। इस करके हम लोग इस ग्रुप को कभी छोड़ेंगे नहीं। तभी अमेरिका के ऊपर प्रेशर काम करेगा, तभी अमेरिका हमें और फैसिलिटीज और सहूलतें देगा। एक्सपेंशन इश्यूज, न्यू मेंबर ऐड डाइवर्सिटी बट रिड्यूस एजिलिटी एंड ओरिजिनल फोकस, वे फॉरवर्ड टू मेंटेन रेलेवेंस। ब्रिक्स मस्ट build a shared strategic vision, strengthen institutional structures, promote internal consensus, especially among key players like India, China, and Russia. With 11 diverse members, consensus-based decisions become harder. Focusing on achievable, low-hanging goals could help preserve momentum and unity in the coming years. सब एस्पेक्ट है, पर हम कभी भी अमेरिका पे बिलीव नहीं करेंगे, ना ही हमें करना चाहिए। बिलीव तो हम चाइना पे भी नहीं कर सकते। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर, कहाँ